अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनाब, अभी यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो फड्डा है उसकी आग ठंडी नहीं हुई जनाब। एक और खबर सामने आ गई है रूस की तरफ से, और शंख सिकंदर और किंजल मिसाइल्स को रेडी टू लॉन्च कर दिया गया है रूस की तरफ से। ये इकदाम यूक्रेन की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर 91 के करीब कामाकाजी ड्रोन्स की यलगार के बाद सामने आया है। रूसी मीडिया और रूसी वजीर खारजा के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से ये कार्रवाई सदर पुतिन को निशाना बनाने के लिए थी, जिसका हर सूरत जवाब दिया जाएगा और इसे नज़रअंदाज किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात भी कही गई है कि ज़ेलेंस्की को बहुत जल्द अपने सदारती महल की खिड़की से और शंख का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये इंतबा इनफैक्ट बता रहा है कि रूस की लीडरशिप इस वक्त किन लाइंस पर सोच रही है, और यूक्रेन को आने वाले चंद घंटों में रूस की तरफ से शदीद तरीन हमले का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं जनाब कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इस वक्त खुद को सबसे बेहतरीन उम्मीदवार तस्वुर करते हैं, और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान इस जारी जंग को रुकवा सकें। ताज़ा तरीन कार्रवाई से डोनाल्ड ट्रंप के लिए कौन सी मुश्किलात पैदा हुई हैं, और अब अमेरिका के पास रूस यूक्रेन जंग को बंद कराने के लिए कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। अर्ज ये है कि ये जो हमला है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर, ये 29 दिसंबर की अलग सुबह हुआ, और ये जो ड्रोन्स थे 91 के करीब इनकी तादाद बताई जाती है, और बताया जाता है कि ये लॉन्ग रेंज कामाकाजी ड्रोन्स थे, यानी ये खुदकुश हमले के लिए ही आए थे। यानी इनका टारगेट ये था कि इन्होंने अपने टारगेट को हिट करना है और ब्लास्ट कर देना है। और कहने का मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में अगर ये ड्रोन अटैक्स कामयाब हो जाते तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिनके बारे में अभी तक रशिया की तरफ से ये खबर ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई कि जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया है, मुबैना तौर पर 91 ड्रोन्स को फायर किया गया है, उस वक्त रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की लोकेशन क्या थी? क्या वो अपनी इस रिहाइशगाह पर मौजूद थे या क्रेमलिन में ही मौजूद थे? इसके मुताबिक जो दावा सामने आया है, ये हमला 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब हुआ। तमाम ड्रोन्स को रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस ने इसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया है, और जवाब में जो अपना रद्द-ए-अमल है जिसका इजहार मैंने किया कि बहुत जल्द ज़ेलेंस्की अपनी खिड़की से और शंख मिसाइल की झलक देखेंगे, ये सामने आई। और इसके साथ साथ इस बात का जिक्र भी किया गया कि रूस इसके जवाब में जो कार्रवाइयाँ करेगा उसके लिए टारगेट्स को मुंतखब कर लिया गया है, और ये ऐलान भी किया गया कि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इसकी वजह से अमन मुज़ाकरात में रूस की पोजीशन तब्दील हो सकती है। जबकि यूक्रेन का ये कहना है, सदर ज़ेलेंस्की ने ये जो दावा है 91 ड्रोन्स अटैक का, इसको मुकम्मल तौर पर झूठ और फैब्रिकेटेड करार दिया। उनका ये कहना था कि रूस की तरफ से ये इल्ज़ाम अमन मुज़ाकरात जो कि ट्रंप की सालसी में चल रहे हैं को सबूताज करने और यूक्रेन पर मज़ीद हमलों का बहाना बनाने के लिए हैं। यूक्रेन ने इस अटैक की फौरी तौर पर तरदीद की और कहा कि रूस खुद कीव पर हमले कर रहा है और मज़ीद हमलों के लिए और यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक मुकामात पर अटैक करने के लिए इस जवाज़ को तराशा गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इंकशाफ किया है इस हमले के बाद कि उन्हें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन करके इस कार्रवाई के बारे में आगाह किया, और जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें इस कार्रवाई के बारे में आगाह किया तो मैंने रशियन प्रेसिडेंट से पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट ना सिर्फ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बल्कि उनका ये कहना था कि ये जो अटैक है ये बहुत ही गलत वक्त पर किया गया, क्योंकि इस वक्त अमन बातचीत जारी हैं। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हमला हुआ ही ना हो, ताहम उन्हें पुतिन पर यकीन है। यानी अमेरिका ने भी इस ये जो हमला है, मुबैना हमला, इसकी ना तस्दीक की है ना ही तरदीद की है, बल्कि मिडल वे इख्तियार किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। रूस की तरफ से
یہ جو اٹیکس ہے جس کا ملبہ یوکرین پر ڈالا جا رہا ہے اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی ویڈیو ایویڈنس پیش نہیں کیا جس کے ذریعے یہ جو لانگ رینج کماکیزی ڈرونز ہیں یہ رشین پریزیڈنٹ کی رہائش گاہ پر حملہ آور ہوتے اور رشین میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اس کو نشانہ بنانے کا کوئی بھی ثبوت سامنے آ رہا ہو. اس طرح کی کوئی بھی چیز روس کی طرف سے سامنے نہیں کی گئی. البتہ اگر دیکھا جائے تو یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس یہ جو حملہ ہے اس سے امن عمل کتنا متاثر ہوگا اور کیا یہ روس کے یوکرین پر حملوں کو جاری رکھنے کا جواز بن سکتا ہے. اگر ہم حالیہ دنوں میں دیکھیں تو یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے اتوار کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں وہ جو 20 نکاتی پیس ایجنڈا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اس کے اوپر بات چیت کی گئی تھی. اس ملاقات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شاندار قرار دیا گیا تھا اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے یوکرین امن منصوبے کے کئی نکات پر بات چیت کی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں، شاید بہت زیادہ قریب. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی وقت کی میزبانی کو اعزاز قرار دیا اور یوکرینی پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ملاقات کو اہم پیش رفت قرار دیا اور کہا کہ امن منصوبے کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے. 20 نکاتی امن منصوبہ 90% طے پا گیا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی سیکیورٹی ضمانتیں بھی 100% طے پا چکی ہیں. تاہم ٹرمپ نے ضمانتوں سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیکیورٹی ضمانت تقریباً 95% مکمل ہو چکی ہے. تاہم انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اس پر بات کرنا پسند نہیں ہے کہ معاملات کتنے فیصد طے ہو گئے ہیں. روس، امریکہ اور یوکرین کے درمیان سہ فریقی ملاقات صحیح وقت پر ہی ممکن ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیوٹن بھی اس ملاقات کے خواہاں ہیں اور وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں. ٹرمپ نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ زیلنسکی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے دوران ان کی 2 گھنٹے تک رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے امن معاہدے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا تھا رشین پریزیڈنٹ کو. البتہ اس مذاکرات سے پہلے یا زیلنسکی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے بھی روس کی طرف سے دارالحکومت کیف کے اوپر شدید اٹیک کیے گئے تھے اور کنزل اور اسکندر میزائلز رشیا کی طرف سے جو کہ ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلز ہیں وہ فائر کیے گئے تھے. اور یہ جو دونوں میزائلز ہیں یہ روس کے خطرناک ترین میزائلز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ نیوکلیئر کیپیبل میزائلز ہیں، یہ ایٹمی ہتھیار لے کے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اب چونکہ حملہ ہو چکا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس حملے کے بعد جو امن کے امکانات بظاہر معدوم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بات درست بھی ثابت ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ روس نے یہ جو اپنا آفیشیل ورژن جاری کیا ہے اس حملے کے بعد، اس میں یہ کہنا تھا کہ روس کے لیے اس مذاکرات کے حوالے سے جو پیشکش ہے وہ اور زیادہ مشکل ہوگی، یعنی روس اب مزید شرائط عائد کرے گا زیلنسکی کے اوپر امن معاہدے پر جو ہے نا وہ اس کو فائنلائز کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے اس حملے کے بعد اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور یہ زیلنسکی کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ اگر زیلنسکی اس سارے واقعات کے بعد ٹرمپ کے دباؤ پر یا پیوٹن کے دباؤ کے اوپر وہ ایریاز خاص طور پر ڈون باس کا ایریا اس کو سرنڈر کرتا ہے تو اس کو یوکرینی عوام کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آلدو کہ رشین افواج نے وہ متنازع علاقے جس کو روس اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے اس پر ابھی تک رشیا کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی یا 100% اس کے اوپر کامیابی نہیں ہوئی. محض 20 یا 35% ایریا ہے ڈون باس کا جس کے اوپر رشیا نے ابھی تک قبضہ کیا ہے. مجموعی طور پر یہ جو اٹیک ہے یہ مذاکرات پر اثر انداز تو ہوگا، تاہم دونوں فریقوں کے لیے مذاکرات کے دوران اپنی پوزیشن کو مزید غیر لچکدار بنانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ امن عمل مکمل طور پر ڈی ریل ہو جائے گا تو اس کے امکانات کم ہیں کیونکہ تمام فریقین
यानी रूस, यूक्रेन और अमेरिका बात चीत जारी रखने का दावा कर रहे हैं और कई तज्जिया निगारों का ख्याल है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, रशियन प्रेसिडेंट की रिहाइशगाह पर होने वाला हमला, ताकि रूस अमन की राह में रुकावट को क्रिएट कर सके। अलबत्ता ये जो अटैक है ये रूस के लिए हमले जारी रखने का जवाब बन सकता है और रूस ने इन हमलों के फौरी बाद रिटेलिएशनरी स्ट्राइक्स के लिए टारगेट्स का इंतखाब कर लिया है और वो इसे रियासती दहशतगर्दी करार देकर जवाब बना रहे हैं यूक्रेन के ऊपर मजीद अटैक्स का। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि चूंकि यूरोप ने और यूरोपीय यूनियन ने ये जो पीस एजेंडा तय किया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और यूक्रेन के ऊपर इलाके खाली करने का जो दबाव डाला जा रहा है उसको यकसर मुस्तरद भी किया था और यूक्रेन के साथ जो यूरोपीय यूनियन है उसने अपनी मुकम्मल सॉलिडारिटी का इजहार करते हुए जो रशियन फंड्स थे उनको मुंतकिल करने की बात भी की थी। तकरीबन 97 बिलियन डॉलर्स जो है ना वो यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन के लिए देने का ऐलान किया गया था। यूरोपीय यूनियन का ज़ेलेंस्की के साथ जो ताल्लुक है उसके बाद बेलारूस के अंदर रशिया की तरफ से ये जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं ऑरशेंक, इनको तैनात कर दिया गया था और अब ये जो ऑरशेंक मिसाइल हैं ये कॉम्बैट ड्यूटी यानी रेडी टू लॉन्च पोजीशन पर हैं। ये ऐलान भी रूस की तरफ से दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में यानी तकरीबन 20 दिसंबर के करीब, ये 22 दिसंबर को उनकी तरफ से ये मिसाइल्स को मूव किया गया था और 25 या 26 दिसंबर को बेलारूस ने इस बात की तस्दीक की थी कि रशियन मिसाइल्स को, ऑरशेंक मिसाइल्स को रेडी टू लॉन्च पोजीशन के ऊपर तैनात कर दिया गया है और ये किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। ये मिसाइल जो ऑरशेंक मिसाइल हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और मैक 10 की रफ्तार यानी आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा जो है ना उससे प्रवास कर सकते हैं और इनकी रेंज तकरीबन 5500 किलोमीटर है जो कि यूरोप के बेशतर हिस्सों को निशाना बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रसल्स, जहाँ जो नाटो का हेडक्वार्टर है, वो बेलारूस से अगर ऑरशेंक मिसाइल को फायर किया जाए तो वो महज 17 मिनट के बाद वो ब्रसल्स को हिट कर सकता है। इसी तरीके से पॉलिश बेसिस तक ये मिसाइल 11 मिनट तक और कीव तक ये मिसाइल महज 1 मिनट 51 सेकंड तक अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। मुमकिन तौर पर ये जो मिसाइल्स हैं ये चीफ एयर बेस पर तैनात हैं जो कि रूस की सरहद के करीब है और ये तैनाती मगरबी जारहियत के जवाब में बताई जा रही है। और इन मिसाइल्स की खास बात ये है कि ये परवास करते हुए ये जो रगड़ की ताकत है उससे जो तवानाई पैदा होती है, ऑरशेंक मिसाइल उस तवानाई को भी अपने अंदर जज्ब करता है और जब ये अपने टारगेट को हिट करता है तो वो सारी की सारी एनर्जी जो उसने अपने अंदर जज्ब की होती है उसको एक साथ खारिज कर देता है और उसके नतीजे में जिस पॉइंट के ऊपर ये मिसाइल हिट करता है वहां पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर हो जाता है। किसी जगह पर रिपोर्ट्स में जो टेम्परेचर की बलाई हद है वो 4200 डिग्री सेंटीग्रेड भी बताई गई है, यानी सूरज जमीन के ऊपर उतर आता है। ये मिसाइल इस हद तक खतरनाक है। इसी तरीके से किंजल और सिकंदर मिसाइल जो है उन्होंने 27 दिसंबर को कीव के ऊपर बड़े हमलों में इन दोनों मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जबकि सिकंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको फायर किया गया था 27 दिसंबर को कीव के ऊपर। ये वही टाइम था जब मुज़ाकरात जारी थे यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान इसी एजेंडे के ऊपर, यानी वो 20 नकाती जो प्रपोजल्स हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उसके ऊपर। अब ये बात सामने आ रही है कि मजीद जो किंजल और सिकंदर मिसाइल्स हैं इनको रेडी टू लॉन्च पोजीशन पर कर दिया गया है ऑरशेंक मिसाइल्स के साथ, यानी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को
रशिया की तरफ से यूक्रेन की सिमत में लाकर खड़ा कर दिया गया है और आने वाले कुछ देर के अंदर जो अमेरिकन मीडिया और रशियन मीडिया जिस बात का दावा कर रहा है कि ये रिटेलिएशनरी अटैक मुमकिन तौर पर कीव के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। अब इस सूरत हाल में जो डिप्लोमेटिक चांसेस हैं रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए मेरे नज़दीक वो अब कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि अगर पुतिन की तरफ से अटैक किया जाता है यूक्रेन के ऊपर ये जो है स्कंदर और किंजल मिसाइल्स के ज़रिए, तो फिर यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो लचक दिखाई जा रही थी इस पीस प्रोसेस के लिए वो लचक खत्म हो जाएगी और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी जिसकी बुनियाद पर वो पुतिन के साथ अपने ज़ाती मरासम को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन को जंग बंदी पर आमादा कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की जो है वो ट्रंप के साथ साथ यूरोपीय यूनियन को मुसलसल अपने साथ इंगेज रखे हुए हैं। लिहाजा जो सूरत हाल है वो इस रीजन के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से वो भी मुझे संगीन होती हुई नजर आ रही है और मुमकिन तौर पर रूस की तरफ से ये जो मुमकिना अटैक है जिसके बारे में सरगई लारोफ जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि टारगेट्स को लॉक कर दिया गया है और मिसाइल्स रेडी टू लॉन्च पोजीशन पर हैं, तो ये जो है वो अमन के अमल को मज़ीद ख़राब करने या मुतासर करने के मुतरादफ हो सकता है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.